हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो आज जो विलियन चैप्टर चल रहा था उसमें एवोगाद्रो संख्या को चल रहा था, उसी को आगे पढ़ते हैं। उसके हमने दो कर लिए थे, एक क्वथनांक में उन्नयन कर लिया था, एक हिमांक में अवनमन कर लिया था। अब हम आगे का पढ़ते हैं। तीसरे नंबर का है बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। जो बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है उसे समझते हैं। ये सारी चीजें ये जो है जो बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन है वो आपने पढ़ चुकाए हैं। वो पढ़ किस में चुके हैं, वो राउल्ट का नियम था ना, उसमें सारी चीजें पढ़ चुके हो, बस उसको रिवाइज करना है। तो मैं जल्दी जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ, ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ चुका है। तो आगे रिवाइज करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे कि हमने कोई कंटेनर लिया, कोई पात्र लिया, उस पात्र में हमने क्या किया, वाटर लिया। क्या लिया? वाटर लिया। ये क्या है? एक विलायक है। क्या है? विलायक है। क्या है? सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट लिया है हमने। अगर इसमें हम किसी को मतलब इसमें हम बाहर से कोई विलय मिला दें और वो कैसा है? नॉन वोलेटाइल है, मतलब अबाष्पशील है। अबाष्पशील विलय को मिला दिया है। जैसे कि हमने क्या मिलाया है? नमक मिलाया है। क्या मिलाया है? साल्ट मिला दिया है। तो इसके मिलाने के बाद क्या होता था, जो आपका वाष्प दाब था उसमें कमी आ जाती थी। मतलब कि अगर जो वाष्प दाब वाटर का था, वो वाटर प्लस साल्ट जो विलयन बना है, जो सोल्यूशन बना है, ये क्या बन गया है? सोल्यूशन बन गया है। मतलब कि विलयन बन गया है। विलयन बन गया है। उसका जो वाष्प दाब था वो कम था। मतलब कि जो वाटर था, जो विलायक ओनली शुद्ध विलायक था, उसका वाष्प दाब ज्यादा था। जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका वाष्प दाब कितना था? 760 था। 760 mmHg था, जो एक एटीएम के बराबर था। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था। और जो विलयन बना है, जो सॉल्यूशन बना है, उसका वाष्प दाब वो 760 से कम होगा। इसी को इसमें बताया है। जो अवनमन है, जो ये नमक जो अवाष्पशील विलय मिलाने पर जो अवनमन हुआ है, मतलब कि जो कमी हुई है, उसी को ही हम कहते हैं बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। तो अब परिभाषा को देखते हैं क्या लिखा है। परिभाषा लिखी है, यदि शुद्ध विलायक में, ये शुद्ध विलायक है, क्या था? हमने वाटर को लिया था, शुद्ध विलायक वाटर को लिया था, में कोई अवाष्पशील विलय घोला जाता है। मतलब कोई अवाष्पशील विलय, जैसे कि साल्ट को क्या गया? घोला गया। किसको? अवाष्पशील विलय को घोला जाता है, तो उसके वाष्पदाब में कमी आ जाती है। उसके वाष्पदाब में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। वाष्पदाब में यह कमी वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। मतलब कि जो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, जब किसी शुद्ध विलायक में हम अवाष्पशील विलय को मिला देते हैं, तो जिसके बाद जो वाष्पदाब में कमी आ जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब ये चीज तुमने कहाँ पे पढ़ी थी? ये चीज पढ़ी थी आपने राउल्ट के नियम में। तो हम राउल्ट के नियम से कुछ सूत्र निकालते हैं, इसका फॉर्मूला निकालते हैं। तो राउल्ट के नियम के अनुसार क्या था, जो सॉल्यूशन का प्रेशर था, जो वाष्प निकलता है, वो विलायक के मूल प्रवाह के समानुपाती होता है। तो वही हमने लिखा है, जो सॉल्यूशन का वाष्प दाब है वो विलायक के मूल प्रवाह के समानुपाती है। अगर हम समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो क्या लिखते हैं? एक कांस्टेंट लिखते हैं। वो क्या है? सॉरी, पीवी नॉट, विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मतलब जो विलायक का शुद्ध वाष्प दाब होगा वही होगा ये। एक्स भी वो है। और मैंने एक और रिलेशन बताया था कि अगर एक्स ए प्लस, अगर किसी सोल्यूशन में दो वे हैं, विलयन और विलायक हैं, दो पदार्थ हैं, और उनके विलायकों का उनके मूल प्रभाजों का योग एक के बराबर होता है। तो एक के बराबर होता है तो हम एक्स बी को क्या लिख सकते हैं? एक्स बी को लिख सकते हैं पी नॉट बी। एक्स बी को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं क्या? मैंने जस्ट इस पर क्वेश्चंस भी कराए हैं, आप क्वेश्चंस की वीडियो देख सकते हो। यही रिलेशन आगे बताया था, और जो मैंने राउल्ट का नियम था उसमें भी बताया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये कहां से आया है। अब सिंपली इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिख देते हैं पी एस इज इक्वल्स टू पी वी नॉट माइनस पी वी नॉट एक्स ए, लिख दिया। अब जो पी वी नॉट है उसे इधर ले आते हैं, यू किसका है? प्लस का है, इधर जाएगा
तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये माइनस का है, उस माइनस के चिन्ह को हटाने के लिए इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसे प्लस का करना पड़ेगा, इसे माइनस का करना पड़ेगा। तो हम आगे देखते हैं। मैं सिंपली लिख देता हूं, आपको समझ में आया या ना आया मैं तो पता नहीं, बट मैं आपको सिंपली समझा देता हूं कैसे लिखा है। पी वी नॉट इज इक्वल टू माइनस का पी वी नॉट एक्स ए, ये लिखा है। ये माइनस का है, अगर इसे प्लस का करना होता है तो क्या करना होता है, जो इधर की साइड है उसके सिंबल्स चेंज हो जाते हैं, जो इसके साइड है उसके सिंबल चेंज हो जाएंगे। जैसे कि ये माइनस का है उसे प्लस का कर देंगे, और ये प्लस का है उसे माइनस का कर देंगे। तो इसे प्लस का है तो पी वी नोट को हमने पहले लिख दिया, माइनस पी एस इज इक्वल टू पी बी नोट एंड एक्स ए। समझ में आ गया होगा ये कैसे आया है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको पता ही होगा विलय के मूल प्रभाज कैसे निकालते हैं। ये किसका है, विलय का है, और ये अभी क्या था, एक्स भी विलायक का था। तो विलय के मूल प्रभाज कैसे निकालते हैं, किसी भी पदार्थ के मूल प्रभाज निकालते हैं, वो सब आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं। जो जिसका मूल प्रभाज निकालना है उसके मूल अपॉन मूल टोटल मूल्स, ऐसे ही लिखते थे ना। मूल प्रभाज निकालने का फॉर्मूला यही था ना, सेम टू सेम सिंपली यहाँ पर लिख देना है। क्या करना है, लिख देना है। तो पी वी नॉट इज इक्वल टू पी एस इक्वल टू पी वी नॉट एंड एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, लिख दिया। अब इसमें क्या करना है, ये जो लिखा है उसमें जो विलय है, विलय की मात्रा हम कितनी लेंगे, बहुत ही कम लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर किसी ये अभी मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा था, उसमें लिखा था मैंने कि अगर किसी विलायक में हम अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब क्या होता है, कम हो जाता है। तो जो हमने विलय लिया था वो कितनी मात्रा में लिया था, बहुत ही कम मात्रा में लिया था। तो इसका मतलब क्या है, जो एन बी है वो वेरी वेरी मोर देन है, मतलब जो एन बी है वो बहुत ही ज्यादा है एन ए से। तो किससे लिखेंगे, एन ए लेस देन, वेरी वेरी लेस देन एन बी। समझ में आ गया। इसको सिंपली अब एन ए को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब उठा देंगे। तो सिंपली लिखते हैं पी वी नोट माइनस पी एस इज इक्वल टू पी वी नोट, इसकी जगह एन ए अपॉन एन बी। समझ में आ गया होगा। अब जो ये है उसको हम इधर ले लेंगे, जो किस में है, मल्टीप्लाई में है, उसे हम किस में करेंगे, भाग में ले लेंगे इधर साइड में। तो इधर इसे मिटा देते हैं, आगे यहाँ पे करते हैं। ठीक है, जो ये है पी वी नॉट है उसे इधर ले आते हैं, किधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं। तो पी बी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी बी नॉट इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। ठीक, और अगर किसी के मूल निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर किसी के मूल निकालते हैं उसका मूल फॉर्मूला होता है दिया गया मात्रा अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो दी हुई मात्रा कितनी है, ग्राम में मात्रा दी हुई, तो दी हुई मात्रा लिखनी है पी एस अपॉन पी वी नॉट इज इक्वल टू दी हुई मात्रा डब्ल्यू ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट विलय का अपॉन दी हुई मात्रा विलायक है अपॉन विलयन की दी हुई मात्रा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सिंपली इसको मैनेज करके लिखना है कि जो नीचे नीचे वाले बीच वाले हैं वो बीच वाले का मल्टीप्लाई करते हैं, जो ऊपर वाले हैं ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपली मैनेज करके लिखना है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखना पी वी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी वी नॉट इज इक्वल टू क्या लिखना है, एम ए इंटू एम डब्ल्यू वी। क्या लिखना है, सॉरी, ये जो है उसको ऊपर ले जाएंगे, इस वाले को हम नीचे ले आएंगे। तो क्या करेंगे, डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई एम वी अपॉन एम ए मल्टीप्लाई डब्ल्यू वी। ये जो फॉर्मूला है वो आपके क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो फॉर्मूला अभी मैंने बताया है वो आपके क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये डेरिवेशन याद नहीं रखनी है, जो मैंने इतनी सारी डेरिवेशन कराई है आपको समझाने की, वो सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है, बट आपको इतना समझ में आना चाहिए कि मैंने किया क्या क्या है। अगर कभी किसी क्वेश्चन में विलय की मात्रा को अधिक कर दिया, मतलब जो विलय मिलाया है उसकी मात्रा को अधिक कर दिया है, तो जो हमने जो नेगलेक्ट किया था
ये जो हमने यहाँ पे एन ए वेरी वेरी लेस देन एन वी से किया था, उसको नेगलेक्ट ना करके हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे जब भी फॉर्मूले से निकालेंगे। तो इसीलिए ये डेरिवेशन को समझना आपको जरूरी था न्यूमेरिकल्स के लिए। बाकी का ये रिलेशन आपको मैंने राउल्ट के नियम में बता दिया है। ये रिलेशन कहाँ से आया, राउल्ट के नियम से आया। बाकी का सब डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम देखते हैं, ये वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन था, वो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला क्या है, जो परासरण दाब और परासरण एवं परासरण दाब है, उसके बारे में हम समझेंगे। ये तीसरे नंबर पे समझ में आ गया। चौथा परासरण एवं परासरण दाब है, उसके बारे में समझते हैं। चलो, अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि जो वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन है वो क्या होता है। अब आगे पढ़ते हैं कि जो परासरण एवं परासरण दाब होता है वो क्या होते हैं। इस परासरण दाब, हमें मेनली परासरण दाब के बारे में पढ़ना है, बट इसमें हमें पहले क्या समझना पड़ेगा, परासरण, इसीलिए परासरण एवं परासरण दाब दोनों के लिए लिखा है। तो पहले हम समझते हैं परासरण होता क्या है। परासरण क्या होता है, आपको एक जर्नल एग्जाम्पल्स दे के बताता हूँ कि जैसे कि आपने घर में देखा होगा कि मम्मी होती हैं, वो चने होते हैं, उनको भिगोने के लिए रात को रखती हैं और सुबह वो फूल जाते हैं। उसी प्रकार जो वो क्या बोलते हैं, जो मूंग की दाल होती है, जो दाल होती है उसे भी हम भिगो के रखते हैं, सुबह तक वो फूल जाती है। सेम उसी प्रकार हम बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसको हम सुबह भिगो के रखते हैं, शाम तक वो फूल जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया हुई है उसे ही हम परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। अब बहुत सारी प्रक्रियाओं में क्या होता है कि जो फूली हुई चीजें हैं उनको हम नमक की चीजों में डाल देते हैं, तो जो फूली हुई चीजें हैं उनका आकार कम हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे भी हम परासरण कहते हैं। बट जो कम हुई है, ज्यादा हुई है, उसके हिसाब से अलग अलग है। तो हमने समझा कि परासरण होता क्या है, कि जैसे कि हमने रात को हमने चने को भिगो के डाला और वो सुबह तक फूल गए, ये भी एक परासरण का एग्जाम्पल है। और जैसे कि हमारा वो क्या बोलते हैं, ये घरों में यूज होता है, से प्याज, हाँ, अगर प्याज को हम नमक के घोल में डाल के रख देते हैं, जो उसका चिरपरापन है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और जो आपके करेले होते हैं, करेले, उसको भी हम नमक के घोल में रख देते हैं तो वो भी कड़वापन उसका भी खत्म हो जाता है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स बताए हैं मैंने, वो सारे किसके बताए हैं, परासरण के बताए हैं। किसके बताए हैं, परासरण के बताए हैं। तो सबसे पहले हम परासरण को समझेंगे कि परासरण होता क्या है। उससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, उसे बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली, जिसे शॉर्ट में कहते हैं SPM, शॉर्ट परमेबल मेम्ब्रेन। शॉर्ट परमेबल मेम्ब्रेन SPM कहते हैं इंग्लिश में, शॉर्ट में SPM कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया SPM। और इससे क्या होता है, ये क्या होता है, इसे समझते हैं कि जो आपका ये चावल थे, चावल कह रहा हूं, जो चने थे वो रात को डाले, सुबह फूल गए, तो उनके बीच जो वाटर में डाले थे, वाटर और चने के मध्य जो स्मॉल सी, जो थिक सी परत थी, उसे ही हम क्या कहते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपने एक कंटेनर लिया, आपने एक पात्र को लिया है, क्या लिया है, पात्र लिया है, उसमें ये है, इसमें क्या लिया है हमने,
वाटर को लिया है, क्या लिया है, वाटर ले लिया है, ठीक है, ये पूरा भरा हुआ है और ये भी पूरा भरा हुआ है। और इसमें हमने वाटर प्लस साल्ट को ले लिया है, इसमें क्या लिया, वाटर लिया है, इसको वाटर प्लस साल्ट को ले लिया है। तो जो वाटर प्लस साल्ट है उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, ज्यादा है, क्या है, सांद्रता कैसी होती है, ज्यादा होती है। वाटर में साल्ट मिलाने से उसकी कंसंट्रेशन, सांद्रता बढ़ जाती है, सांद्रता बढ़ जाती है। और जो वाटर है उसकी सांद्रता क्या है, कम है, उसकी सांद्रता कम है। तो जो मैंने ये अभी ब्लैक बनाया है बीच में पतली सी, उसे ही हम SPM कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहती है, ठीक है। तो जो ये अधिक कैसा है, ये अधिक सांद्र है, अधिक सांद्रत है, एंड ये क्या है, कम कंसंट्रेटेड है, कम कम सांद्रित है। ये अधिक सांद्रित है, ये कम सांद्रित है, अधिक कम सांद्रित और कम सांद्रित। तो जो अधिक सांद्रित है वो उसके जो विलायक के कण हैं, जो विलायक के कण हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर फ्लो करते हैं, फ्लो करते हैं मतलब कि कम सांद्रता की ओर जाते हैं। इसके जो विलायक के कण होंगे वो क्या करेंगे, सॉरी शुद्ध विलायक कौन सा है, ये कम सांद्रता वाला है। तो जो विलायक के कण हैं वो कम सांद्रता से क्या करेंगे, अधिक सांद्रता की ओर फ्लो करेंगे, क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, मतलब कि जाएंगे। अब जाएंगे क्यों, अगर कोई अधिक सांद्रत है और कोई कम सांद्रत है, तो अगर अधिक सांद्रत है उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, जो कम सांद्रत है उसके जो विलायक के कण हैं उसे अधिक सांद्रता की ओर भेज देंगे, जिससे उसकी सांद्रता और उसकी सांद्रता क्या हो जाए, बराबर हो जाए। समझ में है, जो अधिक सांद्रत है, जो अधिक पैसे वाला है और ये कम पैसे वाला है। तो जो कम पैसे वाला है, सॉरी ये एग्जांपल थोड़ा सेट नहीं बैठ रहा है, इसे इसी से समझो कि अधिक सांद्रता है और कम सांद्रता है, ठीक है, मतलब कि कम सांद्रता है मतलब कि कम गरीब है, जो कम गरीब है मतलब अधिक पैसे वाला है, ये कम सांद्रता है मतलब कम गरीब है, और जो अधिक सांद्रता है वो ज्यादा गरीब है, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वल्स करने के लिए क्या करेंगे, जो कम गरीब है, जो अमीर है, उसके पैसों को थोड़ा अधिक सांद्रित, मतलब जो अधिक गरीब है उसको दे देंगे। तो इन दोनों का जो सांद्रता है, इन दोनों की जो अमीरी है वो बराबर हो जाएगी, उसे ही हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। जैसे कि जो अधिक सांद्रित है और कम सांद्रित है उसके विलायक के कण है जो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर चले जाते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। और ये किसके किसके थ्रू जा रहे हैं, ये जा रहे हैं SPM मतलब कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरफ, मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली के थ्रू जा रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, परासरण कहेंगे। वही चीजें ऊपर लिखी है कि वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से, मतलब कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः, इनको कोई फोर्स नहीं देने की जरूरत पड़ती है, कोई ताप देने की नहीं जरूरत, स्वतः ही प्रवाहित होते हैं, इससे हम परासरण कहते हैं। तो आपको परासरण के बारे में समझ आ गया होगा। परासरण क्या होता है, जो अधिक सांद्रता है वो कम सांद्रता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो विलायक के कण जाते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा स्वतः ही, उसे हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं परासरण दाब क्या होता है। अब जो ये प्रक्रिया हो रही है वो कैसे हो रही है, स्वतः ही हो रही है, ठीक है। अगर हम इस प्रक्रिया को होने से रोक दें, किसी भी प्रकार इस प्रक्रिया को होने से रोक दें, इस प्रक्रिया को रोकने के लिए हम क्या करेंगे,
इसके ऊपर क्या लग रहा है, इसके ऊपर क्या लग रहा है, दाब लग रहा है। वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दाब है, मतलब जो वातावरण का दाब है वो तो लग ही रहा होगा, इसके ऊपर भी वातावरण का दाब लग रहा होगा, इसके ऊपर भी वातावरण का दाब लग रहा होगा। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया हो रही है उसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर एक अतिरिक्त दाब लगा देते हैं। क्या लगाया हमने, पाई, अतिरिक्त दाब हमने पाई से डिनोट किया है। एक अतिरिक्त दाब लगा देते हैं, अतिरिक्त दाब लगा देते हैं, जिससे यह जो फ्लो है, जो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाने वाला फ्लो है, वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परास्तरण दाब कहते हैं। मतलब कि जो स्वतः ही प्रक्रिया हो रही थी, जो परासरण दाब को परासरण को होने से जो दाब रोकता है, उसे हम परासरण दाब कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर जो प्रक्रिया हो रही है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर हो रही है, इस कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की जो स्वतः ही परासरण हो रहा है, जो स्वतः ही विलायक के कण जा रहे हैं, उससे रोकने के लिए जो दाब, अतिरिक्त दाब लगाया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। परासरण दाब क्या होता है, सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिखना है मेरे को, बाकी का परासरण दाब आपको समझ में आ गया होगा, जो परासरण दाब क्या होता है। तो इसे इरेज करते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अब हम परासरण दाब की परिभाषा को देखते हैं। जो परासरण दाब होता है वो क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, जब परासरण में विलयन का प्रवाह एसपीएम द्वारा कम सांद्रता विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर साम्य अवस्था स्थापित होने तक सतत बना रहता है। मतलब कि जो मैंने अभी बताया था कि जो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जो जो प्रवाह होता है उसे रोकने के लिए होता है। तो जो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता तक का फ्लो, जो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो फ्लो हो रहा है, जो विलायक के अणुओं का प्रवाह हो रहा है, वो कब तक बना रहता है, वो जब तक बना रहता है जब तक कि वो दोनों समान ना हो जाए, मतलब कि इन दोनों के बीच साम्य अवस्था स्थापित ना हो जाए। वही बोल रहा है कि एसपीएम द्वारा कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर साम्य अवस्था स्थापित होने तक सतत बना रहता है। इस प्रवाह को विलयन की ओर अतिरिक्त दाब लगाकर रोका जा सकता है। मतलब कि मैंने अभी क्या बताया था, जो अधिक सांद्र था, जो अधिक, जिसकी अधिक सांद्रता थी और जिसकी कम सांद्रता थी, तो अधिक सांद्रता की ओर जो अतिरिक्त दाब, जो पाई लगाया था, उसको लगाकर रोका जा सकता है। वही चीजें बोल रहा है, रोका जा सकता है। और इस अतिरिक्त दाब को ही क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। जो ये परासरण दाब है उसे पाई से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं। तो पाई इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला होता है, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। और बिलियन के लिए क्या होता है, बिलियन के लिए बिलियन के होता है पाई वी एन आर टी। पाई का मान निकालेंगे तो पाई इक्वल्स टू एन अपॉन वी आर टी। ये फॉर्मूला याद रखना है, एक ये फॉर्मूला याद रखना है। दो फॉर्मूले हो गए। अब एन की वैल्यू रख के जो फॉर्मूला बनेगा उससे भी याद रख लो। ये क्या है, ये एन किसकी वैल्यू है, किसकी है, विलय की है, किसकी है, विलय की है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू रखने के बाद जो फॉर्मूला बनेगा उसको भी याद रख लेना। बाकी का आपको समझ में आ गया होगा परासरण दाब क्या होता है। तो दोबारा से समझ लो परासरण दाब क्या होता है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ जल्दी जल्दी। दो पिस्टन्स हैं, इसमें भी विलायक भरा है,
इसमें भी विलयन। बस क्या है, जो इसकी सांद्रता है वो क्या है, अधिक है, इसकी सांद्रता क्या है, कम है। इसकी क्या है, कम सांद्रता। ठीक है, इसका प्रेशर P है, इसका प्रेशर P है। तो जो कम सांद्रता है उससे विलायक के कण क्या होंगे, अधिक सांद्रता वाली तरफ जाएंगे, उसे ही क्या कहेंगे, परासरण कहेंगे। जो कम है इस तरफ जाएंगे। तो जो ये फ्लो हो रहा है, जो प्रवाह हो रहा है, उसको रोकने के लिए एक दाब लगाएंगे, एक दाब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अतिरिक्त दाब लगाया है हमने, पी एक्ट पाई, क्या लगाया है, पाई लगाया है। जो ये पाई दाब लगाया है, जिससे ये जो फ्लो हो रहा था, इस तरफ जो फ्लो हो रहा था, जो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की और जो प्रवाह हो रहा था विलायक के कणों का, उसे रोक दिया जाता है। उसे क्या कर दिया, रोक दिया जाता है। जो ये अतिरिक्त दाब लगा है, समझ में आया, जो ये अतिरिक्त दाब लगा है उसी को परासरण दाब कहते हैं। आप इस पूरे को मत समझना, जो अतिरिक्त दाब लगा है उसे परासरण दाब कहते हैं। मैंने ये इसीलिए द्वारा से समझा है क्योंकि आप सबके दिमाग में एक कंफ्यूजन, बहुत से छात्रों के दिमाग में एक कंफ्यूजन हुआ कि सर जो आपने P प्लस पाई बताया है वो ही क्या है, परासरण दाब है। नहीं, जो अतिरिक्त दाब लगाया है, जो अतिरिक्त दाब, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इस पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसे तो छोड़ दो, जो अतिरिक्त दाब लग रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा परासरण दाब क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं, इसी में पढ़ेंगे कि परासरण दाब के बाद क्या होता है, समपरासरी विलयन एंड अल्परासरी विलयन। क्या, समपरासरी विलयन एंड अल्परासरी विलयन एंड अतिपरासरी विलयन। हाँ, यही होता है, समपरासरी, अल्परासरी और अतिपरासरी। ये क्या, तीन चीजें हैं, सम, अति एंड अल्प। ठीक है, इसको समझने के लिए क्या करते हैं, पहले हम इसको हटा देते हैं और ये इस थोड़े टाइम के लिए इसे भी नेग्लेक्ट कर दो अपने दिमाग से। ये भी हटा दिया है हमने। ये दोनों चीज नेग्लेक्ट कर दो। तो हम पहले कहते हैं, समझते हैं समपरासरी क्या होता है। समपरासरी क्या होता है, तो उसे समझने के लिए, जो ये फ्लो है, फ्लो नहीं हो रहा है, तो इन दोनों के मध्य जो प्रेशर लग रहा है, जो प्रेशर लग रहा है, माना कि इस पे भी हमने क्या लगाया, पाई लगाया, इस पे भी पाई प्रेशर लगाया। क्या लगाया, इस पे भी पाई प्रेशर लगाया, इस पे भी पाई प्रेशर लगाया, मतलब कि परासरण दाब इस पे भी पाई लगाया, इस पे भी परासरण दाब लगाया। तो इन दोनों पर जो परासरण दाब कितना लगाए, बराबर लगाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, समपरासरणी कहते हैं। क्या कहते हैं, समपरासरणी कहते हैं। अब अल्परासरणी क्या कहते हैं, जिस तरफ अभी जो मैंने बताया था, क्या बताया, ऐसे बताया था ना, जो क्या था, ये अधिक सांद्रता थी, और ये कम सांद्रता थी, ऐसा ही था ना। तो जिस तरफ कम दाब लग रहा है, कम परासरण दाब लग रहा है, उसे ही हम क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अल्प परासरणी। और जिस तरफ अधिक दाब लग रहा है उसे कहेंगे अति परासरणी। ठीक है, तीनों चीज समझ में आ गई है। जिसमें दोनों तरफ परासरण दाब से इक्वल टू लग रहा है, बराबर लग रहा है, उसे कहेंगे समपरासरणी। जिस तरफ कम लग रहा है उसे अल्प परासरणी, और जिस तरफ ज्यादा लग रहा है उसे अति परासरणी। ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सिंपली डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप चीजों को समझ लेना क्या होता है। मैं डेफिनेशन पढ़ के बता दूंगा और थोड़ी सी भी समझा दूंगा। ठीक है, तो ये चीजें नोट डाउन कर लो। अब समपरासरणी और परासरणी और अल्परासरणी क्या होता है, जस्ट मैंने अभी बता दिया था, उसको दोबारा से समझ लेते हैं, क्योंकि आपको समझना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है। सबसे पहले समझते हैं
कि समपराशरी क्या होता है। समपराशरी क्या होता है कि जब इसमें जो सॉल्यूशन है और इसमें जो सॉल्यूशन है, इन दोनों को रोकने के लिए, इन दोनों को सॉल्यूशन के फ्लो को रोकने के लिए, इन दोनों में जो सॉल्यूशन में जो फ्लो होगा, जो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होगा, उस फ्लो को रोकने के लिए इक्वल मतलब बराबर ही दाब लगाया जाएगा, मतलब पाई पाई लगा है, बराबर ही दाब लगाया जाएगा, उसे क्या कहेंगे, समपराशरी कहेंगे। ये समझ में आ गया था। ठीक। अब जो अल्पराशरी और अपराशरी क्या है, इसमें पी लग रहा है, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इसमें रोकने के लिए पाई एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, ये पी है जो कम दाब लग रहा है उसे बोलेंगे अल्पपराशरी, और जिसमें अधिक दाब लग रहा है उसे बोलेंगे अतिपराशरी। सब समझ में आ गया होगा, बस इतना सा ही है। अब बाकी का परिभाषा देखते हैं। वे विलयन जिनका परासरण दाब समान होता है उसे क्या बोलेंगे, समपराशरी विलयन कहेंगे। जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे क्या कहेंगे, अल्पपराशरी, और जिसका परासरण दाब अधिक होता है उसे अतिपराशरी कहेंगे। बस ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो थैंक यू एवरीवन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम सारी ही न्यूज़ देते हैं इस चैनल पे, जैसे कि नीट के अपडेट्स, न्यू अपडेट्स देते हैं, और RUHS के अपडेट्स देते हैं, और आपका सिलेबस हम कराते ही हैं, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें कराते हैं। आपके लिए सीरीज़ भी लेके आते हैं एग्जाम के टाइम, जैसे RUHS के एग्जाम होते हैं तो RUHS के एग्जाम के टाइम हम सीरीज़ लेके आते हैं, एक टेस्ट सीरीज़ लेके आते हैं, उसी में से क्वेश्चंस बचते हैं वो भी लेके आते हैं। नीट का एग्जाम होता है उस टाइम भी हम सीरीज़ लेके आते हैं, और 1 शॉट्स भी कराते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन।